दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री का। एक टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम देखेंगे भारत के अंदर जो यूरोपीय कंपनियां थी वो किस प्रकार आती है, किस क्रम में आती हैं। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मतलब अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। अब भारत में बात करें यूरोपियन कंपनी के आगमन का क्रम की, सबसे पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। सबसे पहले हमारे पुर्तगाली कंपनी आती है 1498 में। फिर हमारे डच आते हैं 1602 में। फिर अंग्रेज जिनको ब्रिटिश कहते हैं 1608 में। फिर डेनिश 1616 में। फिर फ्रांसीसी 1664 में। स्वीडिश 1731 में। तो इस तरह हमारे जो यूरोपीय है वो इस प्रकार आते हैं। सबसे पहले हम पुर्तगालियों की बात करते हैं। पुर्तगाली की बात करें तो 1498 में पहली बार आते हैं। 1498 में हमारे वास्को डी गामा भारतीय कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। जो पुर्तगाली है हमारा वास्को डी गामा, ये सबसे पहले कहा था भारतीय कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। अब कालीकट के राजा थे हमारे जैमोरिन। कौन? जैमोरिन, जिसको सामुद्री भी कहते थे। क्या उनका दूसरा नाम सामुद्री भी था। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जैमोरिन क्या था? कालीकट का हिंदू राजा था, हिंदू शासक था। फिर बार्थोलोम्यू डियाज था, इन्होंने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। क्या कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अब्दुल मालिक नामक गुजराती व्यक्ति था, वास्को डी गामा का मार्गदर्शक बना था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में कितने दिन लगे थे? 90 दिन लगे थे। और वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार की बात करें, व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ। और वास्को डी गामा ने भारत से क्या मसाले खरीदे थे। अब ये जो क्रम था ये बहुत अच्छा क्रम था। अब अच्छे क्रम में देखें क्या है सिस्टम, कि सबसे पहले जैसे मान लो कि ये हमारे अफ्रीका है, ठीक है। तो ये हमारा अफ्रीका है। यहाँ पे हमारे कैप ऑफ गुड होप है। क्या? कैप ऑफ गुड होप यहाँ पे हमारे ये कालीकट बंदरगाह ही है। यहाँ पे क्या? यहाँ पे हमारे कालीकट बंदरगाह है। तो जो हमारे वास्को डी गामा था, कालीकट बंदरगाह पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। यहाँ हमारे कौन था? जैमोरिन नाम का राजा था, जिसको सामुद्री भी कहते थे। जो बार्थोलोम्यू डियाज है, इन्होंने ये कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कहाँ की? कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी कि कोई भी व्यक्ति यदि आना चाहे तो इधर से होके, इससे होके, और फिर ये यहाँ पर जा सकता भारत में। फिर जो अब्दुल मलिक था उसे वो यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप को जो वास्को डी गामा था इसको मिलता है, वो वास्को डी गामा को सीधा कालीकट बंदरगाह लेके जाता है। अब कालीकट बंदरगाह तो पहुँच गया कौन? वास्को डी गामा। फिर उससे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे मसाले, वहाँ से मसाले खरीदता है। मसाले खरीद के वो हमारे अपने पुर्तगाल वापस जाता है, वहाँ जाके बेचता है उन मसालों को। तो उसे 60 गुना ज़्यादा फायदा मिलता है, जितने में उसने खरीदा उससे 60 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसी लालच में क्या है, वास्को डी गामा फिर से वापस आता भारत। वास्को डी गामा क्या 1502 में दूसरी बार फिर भारत आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला तो हमारे वास्को डी गामा था, और दूसरा कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। फिर 1505 पुर्तगालियों के द्वारा भारत में एस्तादो डी इंडिया इसकी स्थापना की गई। पुर्तगालियों ने भारत में क्या की? एस्तादो डी इंडिया की स्थापना की। 1503 में क्या? 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ पे? कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की पुर्तगालियों ने 1503 में। विदेशियों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में खोली गई थी। वास्को डी गामा क्या था? एक समुद्री लुटेरा था। यदि वो आता है तो वो था क्या वैसे वास्तव में? एक समुद्री लुटेरा था। वास्को डी गामा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। अर्थात भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था, छोटा मोटा ही सही लेकिन था तो सही, तो उसका गवर्नर भी वास्को डी गामा को बनाया गया। वास्को डी गामा की मृत्यु भी हमारे भारत में हुई थी, और उनकी कब्र कहाँ पे? कोचीन में। फिर 1505 में हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में भारत आते हैं। उनको भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर या वायसराय बनाया जाता है। पहला गवर्नर या वायसराय किससे बनाया जाता है भारत का? पुर्तगाली की तरफ से। तो ये हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। अब आप सोचेंगे इनमें कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इतने ही जानकारी काफ़ी परीक्षाओं की दृष्टि से। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसको भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर या वायसराय बनाया जाता है। अल्बुकर्क है,
इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि पहले आते थे, जो भी आ रहे थे वे केवल व्यापार पे ध्यान देते थे। जबकि अल्बुकर्क ने क्या किया, पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापना पर ध्यान दिया। हाँ, अब बात करें 1510 में अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की सहायता से बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था। क्या, अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की सहायता से क्या किया, बीजापुर के सुल्तान से क्या, गोवा जीत लिया। हमने ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी पढ़ा था। 1530 में क्या है, नीनो दी कुन्हा ने कोचीन में अपनी राजधानी को गोवा में स्थानांतरित कर दिया। कोचीन से हटाई अपनी राजधानी और कहाँ ट्रांसफर कर ली, गोवा में। अब भी आप जानते हैं गोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, पुर्तगालियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह पुर्तगाली साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाता है। अब पुर्तगाली साम्राज्य की विशेषताएं क्या क्या है। पुर्तगाली ने नीले समुद्र की नीति को अपनाया। पुर्तगाली स्वयं को क्या, समुद्र का स्वामी मानते थे। समुद्री गतिविधियों में किसी भी पुर्तगाली ने एक लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। क्या, समुद्री गतिविधियों में किसी को भी पुर्तगाली से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। अकबर ने भी समुद्र देखने के लिए पुर्तगाली से लाइसेंस लिया था, जिसे कार्ड्स भी कहते थे। जो यदि समुद्र में कोई उतरेगा तो पुर्तगाली से उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे कार्टज भी कहते थे। अकबर ने खंबात की खाड़ी या कैम्बे है खाड़ी, उसमें समुद्र पहली बार देखा था, वहाँ पे जाके पहली बार समुद्र देखा था। कार्टर सिस्टम इन्होंने ही लागू किया था सबसे पहले पुर्तगालियों ने। तो आर्मेडा काफिला व्यवस्था है। आर्मेडा काफिला व्यवस्था का मतलब है पुर्तगाली समुद्र में व्यापारिक जहाज़ों की सहायता करवाते थे। यदि कोई दिक्कत आती थी किसी भी तरह की, यदि चोरी चकारी या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती, तो पुर्तगाली क्या करते, जहाज़ों को सहायता पहुंचाते थे। क्यों, क्योंकि उससे भी पहले कार्टेज लेना पड़ता था। तो आर्मेडा डी काफिला कहते थे उसको, जो मदद लेते थे। फिर बात करें, पुर्तगालियों ने भारत में बड़े जहाज़ों का निर्माण करना शुरू किया। 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना भी हमारे पुर्तगालियों ने लगाया था। तब 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना हमारे पुर्तगालियों ने लगवाया था। मक्का या तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। किसकी, मक्का या तंबाकू की खेती है, ये भी हमारे पुर्तगालियों ने शुरू की थी। जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों, क्योंकि नशे पर व्यापार हुए वह रोक लगा देता है। स्थापत्य कला की एक शैली है गौथिक शैली। वह शैली भी क्या है, भारत के अंदर पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू की गई। और गौथिक शैली में क्या होता है, जैसे हमारी स्थापत्य होता है अर्थात इमारतें बनती है, उसमें छतें क्या होती है, ऊंची ऊंची होती है। मेहराब क्या होते हैं, अनुकूले बनाए जाते हैं। अलंकरण बहुत सुंदर होता है। और इमारत के पास में क्या होता है, पार्क होता है, गार्डन होता है। यदि आप जाएंगे मुंबई, तो मुंबई में हमारे जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, रेलवे स्टेशन, उसको आप देखेंगे तो गौथिक शैली का एक अनूठा जो नमूना देखने को मिलता है। फिर आता है डच की बात करें तो डच हमारे 1602 में पहली बार आए थे। डच मतलब क्या होता है, नीदरलैंड देश के लोगों को डच कहते हैं। 1596 में डच यात्री कार्नेलियन डी हस्तवाल भारत आया था पहली बार, ठीक है। लेकिन 1602 में डचों के द्वारा भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सन 1605 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। और ये जो फैक्ट्री है पूर्वी तट पर भारत के अंदर किसी भी विदेशी के द्वारा बनाई गई पहली फैक्ट्री थी। कौन सी, मसूलीपट्टनम में। और किसने बनाई थी, डचों ने। 1653 में चिंसुरा बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना उन्होंने की। 1653 में कहा, चिंसुरा बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना डचों ने की। फिर बात करें हमारे 25 नवंबर 1759 में, तो 25 नवंबर 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। क्या, अंग्रेजों ने क्या किया, बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। तो अब अंग्रेज आ चुके थे, दोनों के बीच में कन्फ्रंट होता है, लड़ाई होती है। लड़ाई में क्या होते हैं, बेदरा के युद्ध में डच हार जाते हैं। और बेदरा के युद्ध में हारने के बाद डचों ने इंडोनेशिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया और मसालों का व्यापार करते रहे, और भारत से धीरे धीरे गायब हो गई। तो तीसरे आते हैं हमारे अंग्रेज या ब्रिटिश। 1608 में 1599 में पहला अंग्रेजी यात्री जॉन मिडेनहोल भारत आया था। एक अंग्रेजी यात्री था जॉन मिडेनहोल, ये भारत आता है। और अंग्रेज होता कब, 1599 में। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। कंपनी की बात करें, जो कंपनी भारत में स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था, द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
तो कंपनी का नाम था जो उन्होंने भारत के लिए बनाई थी, द कंपनी एंड गवर्नर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो मर्चेंट कंपनी थी, मर्चेंट एडवांस वेंचर कंपनी या जॉन कंपनी, ठीक है, या फिर बहादुर कंपनी, ब्रेव कंपनी, इन नामों से प्रसिद्ध हुई थी। ये कंपनी किन किन नामों से? यह मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, जॉन कंपनी, बहादुर कंपनी, इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने कंपनी को 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया था कि जो भी आप व्यापार करेंगे उसका पैसा आप खुद ही अपने पास रख सकते हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को राजदूत बनकर भारत आए थे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस का इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर भारत आए थे। फिर 1609 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में जाकर मिलते। कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य हमारे फारस या फिर अरब देशों के अंदर किया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक रियायतें प्राप्त नहीं कर पाए थे। अर्थात उनको मनसब तो मिल गया, लेकिन व्यापारिक रियायतें अर्थात व्यापार करने की छूट उनको नहीं मिल पाई थी। फिर 1615 में सर टॉमस रो भारत आते हैं। कौन? सर टॉमस रो भारत आते। सर टॉमस रो भारत आने वाले दूसरे राजदूत थे। क्या सर टॉमस रो कौन थे? हमारे भारत आने वाले अंग्रेजों की तरफ से दूसरे राजदूत थे। 10 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। कहाँ? अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। फिर उन्होंने व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में वो सफल रहे, लेकिन वास्तव में रियायतें गुजरात के गवर्नर जो खुर्रम शाहजहां ने दी थी, जो बाद में बादशाह बनते हैं शाहजहां, उन्होंने ये रियायतें दी थी। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की उन्होंने। अंग्रेजों ने क्या किया? 1611 में जो मसूलीपट्टनम है वहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना की। पूरी तट पर यह अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी, या फिर यह एक अस्थायी फैक्ट्री या कारखाना रहा। 1613 में सूरत में क्या 1613 में सूरत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाने की स्थापना की गई। यह अंग्रेजों का भारत में पहला स्थायी कारखाना था, जो सूरत में कारखाना बनाया गया 1613 में। यह अंग्रेजों का क्या था? पहला स्थायी कारखाना। अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई नाम का गांव खरीदा और वहां पे मद्रास की स्थापना 1639 में की। तो चंद्रगिरी के जो राजा थे वहां से चेन्नई नामक गांव खरीदा, फिर वहां पे 1639 में क्या किया? मद्रास की स्थापना। अब मद्रास का संस्थापक कौन था? मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। मद्रास की स्थापना 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। 1661 में इंग्लैंड के जो राजकुमार चार्ल्स सेकंड थे, इनकी शादी पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से हो गई थी। किससे? कैथरीन से हो गई थी। इसकी शादी चार्ल्स सेकंड की। तो चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दहेज में मिल गया, जो हमारे वर्तमान बॉम्बे है। तो बॉम्बे अब तो मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहते थे। तो बॉम्बे दहेज में चार्ल्स सेकंड को मिल गया। 1668 में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड हर वर्ष की लीज पर किराए पर दे दिया गया एक तरह से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड हर साल में लीज पर किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। बॉम्बे का संस्थापक कौन था? गेराल्ड आंगियार। पहले क्या था? बॉम्बे में बहुत सारे टापू थे, लेकिन टापुओं में बीच में जितनी भी जगह थी उनमें मिट्टी भर के उसको एक अच्छी जगह बना दी गई। तो बॉम्बे का संस्थापक कौन था? गेराल्ड आंगियार। बॉम्बे की स्थापना 1668 में गेराल्ड आंगियार ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 गांव 12,000 रुपये में खरीदे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या? बंगाल में 3 गांव थे, सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे, ये 12,000 रुपये में खरीदे। 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना की गई। यहाँ पर क्या? फोर्ट विलियम बनाया गया। कलकत्ता में एक किला बनाया गया। कौन? फोर्ट विलियम नाम से। कब? 1698 में। कलकत्ता का संस्थापक हमारा जॉब चॉर्नॉक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चॉर्नॉक था। कलकत्ता की स्थापना 1698 में जॉब चॉर्नॉक ने की थी। 1770 में जॉर्ज सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुगल बादशाह फर्रुख से मिलता है। 1717 में क्या होता है? जॉन सरमन के नेतृत्व में क्या होता है? एक प्रतिनिधिमंडल हमारे मुगल बादशाह फर्रुख से मिलता है। फिर फर्रुख ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियायतें दी, जैसे 3,000 रुपये में बंगाल में व्यापार की छूट दी, 10,000 रुपये में सूरत बंदरगाह में व्यापार की छूट दी,
अंग्रेज़ों ने बॉम्बे टकसाल के सिक्कों की मान्यता दे दी कि बॉम्बे में जो अंग्रेज़ सिक्के बना रहे थे अपने खुद के, उनको मान्यता दी कि ये भारत में चल सकते हैं। अंग्रेज़ कलकत्ता के आसपास की ज़मीन खरीद सकते हैं। अंग्रेज़ इतिहासकार ऑर्म ने इस समझौते को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, जो उन्होंने फर्रुखसियर से किया था। मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे इसे। फिर डेनिश की बात करें 1616 में ये आए। अब 3 तो हमने देख लिया। अब डेनिशों की बात करें तो 1616 में डेनिशों के द्वारा भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र कहाँ बनाया? श्रीरामपुर बंगाल। कहाँ? श्रीरामपुर बंगाल, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। 1853 में डेनिश अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेच देते। कहाँ चले जाते अपने वापस? डेनमार्क चले जाते। फिर अगले हमारे आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी के द्वारा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। तब 1664 में फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासक लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। कब? लुई 14 या लुई 14 के शासनकाल में हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासक लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट के कहने पर हुई थी, अर्थात उसी ने की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या? एक सरकारी नियंत्रण वाली व्यापारिक कंपनी थी। यह मतलब व्यापारिक अधिकार तो दिए जाते थे, लेकिन सरकारी दायरे के अंदर रहते हुए। 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया। 1669 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना बनाया। तो पहला कारखाना तो फ्रेंचों ने सूरत में बनाया, दूसरा कारखाना हमारे मसूलीपट्टनम में बनाया। 1673 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वालीकोंडापुरम के जो राज्यपाल है शेर खान लोधी, उनसे पुदुचेरी गांव खरीदा था। फ्रेंचों ने कहाँ खरीदा? वालीकोंडापुरम के जो राज्यपाल थे शेर खान लोधी, 1673 में उनसे पुदुचेरी गांव खरीदा। और फ्रैंको मार्टिन ने पुदुचेरी को पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। किसने? फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया? पुदुचेरी को पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। फ्रैंको मार्टिन ने ही पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की। किला था लुई नाम से, उसकी स्थापना किसने की? फ्रैंको मार्टिन। अब बात करते हैं एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष था, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या कर्नाटक युद्ध जिसे कहते हैं। कर्नाटक या तमिलनाडु में एक रियासत थी। कर्नाटक रियासत की राजधानी क्या होती थी? अर्काट। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं। जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा कर्नाटक युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले आता पहला कर्नाटक युद्ध, ये 1746 से 1748 तक हुआ। अब ये किसके कारण हुआ था? ये ऑस्ट्रिया, जो हमारे यूरोप के अंदर एक एरिया हुआ करता था पहले, उसके उत्तराधिकार पर हुआ। किन किन के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। अंग्रेजी कप्तान तो वॉरनेट थे, उन्होंने फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए। अंग्रेजी कप्तान जो वॉरनेट थे, इन्होंने क्या? फ्रांसीसी के जहाज पकड़ लिए। फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने मॉरिशस से ला बुर्दोने को बुलाया। इसको ला बुर्दोने को बुलाया और डुप्ले और ला बुर्दोने ने मिलकर मद्रास को घेर लिया। ला बुर्दोने धन लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस दे देता है, लेकिन डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया और पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। इस तरह मद्रास किसके पास आ गया? वापस फ्रेंच के पास। जबकि इसलिए क्यों? क्योंकि उस समय के मद्रास अंग्रेजों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये नाक का सवाल था अंग्रेजों के लिए। एक्स ला शापेल, जो जर्मनी के अंदर एक संधि होती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, अर्थात फ्रांस और जो ब्रिटिश है इनके बीच में क्या संधि हो जाती है, यहाँ दोनों दोस्त बन जाते हैं। अंग्रेजों को मद्रास वापस देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब दोस्त बन गए तो वापस छीनी हुई चीज़ें वापस देनी पड़ेगी। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। फिर आता हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हमारे 1749 से 1754 तक हुआ। कारण क्या था? भारतीय रियासतों का जो आंतरिक संघर्ष था, उसका फायदा अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में उठाना चाहते थे। पहला किस किस के बीच हुआ? अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, दो थे हमारे भारतीय, इनके बीच में हुआ। चंदा साहिब क्या? अनवरुद्दीन का बहनोई था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने कर्नाटक रियासत के राजा अनवरुद्दीन का साथ दिया था और डुप्ले ने क्या किया? अनवरुद्दीन के विरोधी चंदा साहिब का साथ दिया। तो पहला युद्ध किसके बीच हुआ? अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में। अनवरुद्दीन की बात करें तो अंग्रेजों ने तो अनवरुद्दीन का साथ दिया, तो वैसे ही फ्रांसीसी थी, तो फ्रांसीसी की तरफ से कौन? डुप्ले, तो डुप्ले ने चंदा साहिब का साथ दिया। फिर दूसरा युद्ध हमारे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हुआ। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की बात करें तो मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा था। अंग्रेजों ने हैदराबाद
की रियासत के राजा नासिर जंग का साथ दिया, तो डुप्ले ने नासिर जंग के विरोधी मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अर्थात फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में तो लड़ रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी भारतीय का साथ देते हुए लड़ रहे थे। फिर आता है युद्धों में, पहला आता है अंबूर का युद्ध, वर्ष 1949 में हुआ। डुप्ले फ्रांसीसी, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग तीनों एक साथ होते हैं, अनवरुद्दीन और अंग्रेज एक तरफ होते हैं। फ्रांसीसी, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग ने मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। डुप्ले के साथ चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन जाता है। कौन बन जाता है? जो चंदा साहब है, ये डुप्ले की सहायता से नवाब बन जाएगा। थोड़े दिन बाद नासिर जंग भी लड़ता हुआ मारा जाएगा। डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाता है। डुप्ले एक शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है कि जो फ्रांसीसी का साथ देगा, फ्रांसीसी उसे राजा बना देंगे। और यही टाइम था जब फ्रांसीसियों का भारत में स्वर्णकाल माना जाता है। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले के साथ सहायक संधि की। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग की रक्षा के लिए एक सैनिक हैदराबाद में नियुक्त की। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में भगा दिया था। भगा क्या था? दक्षिण का भाग दिया था। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कह दिया था कृष्णा नदी के जो दक्षिण का भाग था वह रहने के लिए दिया। डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। डुप्ले को क्या माना जाता है? भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। अब तक क्या युद्ध में फ्रांसीसी की जीत हुई, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव अपने 210 सैनिकों के साथ अर्काट को जीत गया, उसके बाद से फ्रांसीसी हारने लग गए। और डुप्ले को हटाकर गोडेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डुप्ले धीरे धीरे हारना शुरू कर देता है, तो इस वजह से उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह किसको? गोडेहू को गवर्नर बनाया जाता है फ्रांस की तरफ से। गोडेहू ने जनवरी 1755 में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली और इससे दूसरा कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंत में अंग्रेजों की जीत होती है। तो पहला वाला तो हमारे फ्रांसीसी जीत जाते, तो दूसरा वाला कौन जीतते हैं? हमारे अंग्रेज जीत जाते। फिर आता तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1756 से 1763 तक ये युद्ध हुआ। अब ये युद्ध क्यों हुआ? कनाडा पर अधिकार करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांसीसी के बीच में हुआ ये सप्तवर्षीय युद्ध था। अब बात करें लास्ट हमारा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हमारे 22 जनवरी 1760 को हुआ था। कब? 22 जनवरी 1760 को हमारा वांडीवास का युद्ध हुआ। अब किस किस के बीच में? आयरकूट जो अंग्रेजों की तरफ से था, लाली बुस्सी फ्रांसीसी की तरफ से, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से हार जाते हैं, अर्थात इसके बाद फ्रांसीसी का प्रभुत्व भारत से समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया। पेरिस की संधि के द्वारा वांडीवास का युद्ध समाप्त हुआ और वांडीवास के युद्ध बाद फ्रांसीसी का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। तो इस तरह आज हमने अंग्रेजों का या यूरोपियों में जितने भी यूरोपीय थे, जो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज जो यूरोपीय थे, इनके भारत में आगमन, उनके भारत के अंदर कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से शासक थे, तो हमने इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जो परीक्षाओं से संबंधित होती थी, उनके बारे में बात की। ये हमारे फास्ट मोड की वीडियो है, जिसमें हम कम समय में अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।